Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलिएटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण चोल डायनास्टी यानी कि चोल राजवंश से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य किस परिक्षेत्र में अवस्थित था। तो हम देखते हैं कि भारत की जो कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का जो विस्तृत प्राचीन काल में तमिल प्रदेश जो था, इन क्षेत्रों में यह क्षेत्र तमिल प्रदेश का निर्माण करते हैं। और इस प्रदेश में तीन प्रमुख राजवंश राज्य करते थे: चोल, चेर, पांड्य। हम ऐतिहासिक अगर इसकी पुष्टि करें तो अब मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में चोल, चेर और पांड्य राजाओं का स्वतंत्र रूप से वर्णन है, जो सुदूर दक्षिण में अवस्थित थे। इन्हीं क्षेत्रों में कालांतर में हम देखते हैं कि चोलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। और चूँकि चोलों का उत्कर्ष केंद्र तंजौर था और तंजौर ही चोलों की राजधानी भी थी। चोल राजवंश का इतिहास जानने के साधन की अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे साधन, इतिहास जानने के साधन हैं। साहित्यिक स्रोत हैं, अभिलेखी या पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, विदेशी विवरण इत्यादि। साहित्यिक में जो भारतीय साहित्य है और विदेशी विवरण जो साहित्यिक साक्ष्य है। फिर अभिलेखी साक्ष्य में अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख और सिक्कों इत्यादि की चर्चा की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य है, इसमें हम संगम साहित्य जो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक के काल का ठहरता है, इसमें संगम साहित्य में प्रारंभिक चोल शासक करिकाल के विषय में, उसकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा हम पाते हैं। और करिकाल का पांड्य और जो चेर राजवंश थे उससे संबंधों का विवरण हमें संगम साहित्य में मिलता है। फिर जय गोंडार या जयन गोंडार की रचना कलिंग तुपर्णी में हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग प्रथम की वंश परंपरा तथा उसके कलिंग युद्ध संबंधित उसके समय के कलिंग पर जो आक्रमण वो किया था उसके विषय में विशद वर्णन हमें मिलता है। फिर ओटकुट्टम के जो विक्रम चोल या कुलोत्तुंग द्वितीय राज द्वितीय के संबंध में जो रचनाएं उलाएँ यानी श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र का जो हम वर्णन पाते हैं, उससे भी हमें ऐतिहासिक इन राजाओं से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का प्रकाश हमें मिलता है। फिर अगर सेकिलार द्वारा रचित पेरी पुराणम में हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग द्वितीय के काल की यह रचना है और उसके समय के धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों का पता इससे चलता है, पेरी पुराणम से। फिर बुद्ध मित्र के एक व्याकरण ग्रंथ वीर सोलियम में वीर राजेंद्र के ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हमें और उसके राज्य से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन हमें उसमें मिलता है। फिर बौद्ध ग्रंथ महावंश में परांतक पांड्य की विजय या राजेंद्र प्रथम के कलिंग विजय का विवरण हमें मिलता है। इसी प्रकार अन्य भी साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की जा सकती है। अगर अभिलेखी साक्ष्य के बारे में बात करें तो चोलों के विषय में महत्वपूर्ण जो प्रमाणिक साधन है वह चोलों द्वारा बृहद संख्या में जो अभिलेख खुदवाए गए वो हमें प्राप्त होते हैं। वह अभिलेखी साक्षी हैं जो इनके इतिहास के प्रमाणिक साधन के रूप में माने जा सकते हैं। ये जो अभिलेख हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग इन अभिलेखों में हुआ था। हम देखते हैं कि विजयालय जो 859 ईस्वी से 871 ईस्वी तक साधन किया, उसके बाद के जितने भी इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं चोलकालीन इतिहास जानने के, वह अभिलेखी साक्ष्य ही ज़्यादातर हमें प्रमाणिक ज्ञान देते हैं।
हम राजराज प्रथम के अभिलेखों में देखते हैं कि उसने पूर्वजों के इतिहास संकलन और उसमें अपने काल की घटनाओं और विजयों को जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ देखते हैं। राजराज प्रथम ने इस तरह की प्रथा प्रारंभ की कि इसमें पूर्वजों के इतिहास को संकलित किया जाए और उसमें अपने इस काल की घटनाओं, युद्धों, विजयों इत्यादि को जोड़ा जाए। और ये जो परंपरा है बाद के शासकों ने भी जारी रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समृद्ध परंपरा का निर्माण हो गया, जिससे इतिहास संकलन हुआ अभिलेखों में। राजराज प्रथम का लेडन दानपत्र और तंजौर मंदिर में उत्कीर्ण लेख जो है वह महत्वपूर्ण है। इसी तरह राजेंद्र प्रथम के समय में तिरुवालंगाडु और करंडई दानपत्र में उसके उपलब्धियों का वर्णन हम देखते हैं। तिरुवालंगाडु अभिलेख और करंडई दानपत्र अभिलेख में राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है, और लड्डन और तंजौर मंदिर के उत्तरी अभिलेख में राजराज प्रथम के उपलब्धियों, विजयों इत्यादि का वर्णन हम देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर एक अभिलेख की अगर हम बात करें तो वह राजराज तृतीय का तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख है, जिसमें चोल वंश के उत्कर्ष का तथ्यात्मक विवरण हमें मिलता है। और इसमें होयसल राजाओं के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित किया गया है कि इनके सहयोग से ही जो चोल वंश का पुनरुद्धार हो सका। फिर राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख हम देखते हैं, जिसमें उसके लंका विजयों, चालुक्य राजाओं से उसके संघर्ष का विवरण हमें प्राप्त होता है। फिर इसी अभिलेख में मणिमंगलम अभिलेख में वीर राजेंद्र की उपलब्धियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार विभिन्न अभिलेखों की भी चर्चा की जा सकती है। अगर सिक्कों की बात की जाए तो सिक्के किसी भी राजवंश के समृद्धि, उसके आर्थिक व्यवस्था, उसके उन्नत आर्थिक व्यवस्था, उसके आर्थिक व्यापारिक लेन देन और उसके साम्राज्य विस्तार के विषय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चोलों के समय में लेखों के अतिरिक्त धवलेश्वरम से चोलों के स्वर्ण सिक्कों का ढेर मिला है, जिससे चोल साम्राज्य की समृद्धि का पता चलता है। और राजाधिराज प्रथम के लंका से बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे लंका तक इस साम्राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है। दक्षिण कनारा से रजत सिक्के प्राप्त हुए चोलों के, और संपूर्ण दक्षिण से चोलों के सिक्के प्राप्त हुए से पता चलता है कि दक्षिण क्षेत्र में इन लोगों का साम्राज्य विस्तृत था। अगर विदेशी विवरण की चर्चा की जाए तो चीनी स्रोतों से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि और चीनियों में राजनीतिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे। और एक अनुसूची की अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम दोनों ने एक दूतमंडल चीनी राज दरबार में भेजा था। इस तरह उनके राजनीतिक संबंधों का हमें विवरण मिलता है। चाओजुकुआ जो 1225 ईस्वी में विवरण देता है, उससे पता चलता है कि वह चोल देश और उसके शासन व्यवस्था के विषय में बृहद व्याख्या करता है। इसी तरह पेरिप्लस ऑफ द रेथियन श्री, जो पेरिप्लस नाम से प्रसिद्ध है, उसमें बहुत सारे विवरण प्राप्त होते हैं चीन और चोल से संबंधित और अन्य चोलों के अन्य देशों से व्यापार इत्यादि के संबंध में। फिर टालमी के ग्रंथों से भी इस संबंध में प्रकाश पड़ते हैं। अगर हम राजनीतिक इतिहास का वर्णन करें, यानी कि शासकों का वर्णन अगर हम करें, तो देखते हैं कि जो शासक हैं उसके जो प्रारंभिक इतिहास बड़ा ही अंधकारपूर्ण है। लेकिन हमें संगम साहित्य से करिकाल नामक व्यक्ति का संगम साहित्य 100 से 250 ईस्वी का ठहरता है, जिसमें चोल वंश के जो नरेश हैं उनको शक्तिशाली बताया गया है। जो प्रथम चोल शासक का वर्णन है वह करिकाल, जो 190 ईस्वी के करीब उसका शासन काल अभिलेखित साक्ष्य से प्राप्त होता है। और पता चलता है जो चोल शासक अभिलेख है उससे पता चलता है कि ये जो चोल शासक थे बहुत ही शक्तिशाली थे और इनका ये पांड्य और चेर इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में 9वीं शताब्दी के लगभग इनका जो वंश है वो अंधकार में चला गया। और फिर 9वीं शताब्दी के मध्य में ही हमें विजयालय का वर्णन मिलता है, जो 859
ये 850 से लेकर 871 ईस्वी तक शासन किया। और जब हम विजयालय की चर्चा देखते हैं तो विजयालय एक शक्तिशाली व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, इसके अंदर सैन्य गुण थे और इसने अपनी उद्यमिता से चोल वंश के साम्राज्य की नींव रखी। हम देखते हैं कि प्रारंभ में पल्लव राजाओं का संबंध था। उरायूर जो कि तिरुचिरापल्ली का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का यह सामंत था और पल्लव शासकों के अधीन था। लेकिन उरायूर ही पल्लव का जो मूल निवास स्थान हम देखते हैं मिलता है। लेकिन पल्लव और पांड्य निरंतर संघर्ष करते रहते थे। तो पांड्यों की कमजोरी से लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर का विजय कर लिया और इस पे वो अपना आधिपत्य अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ हमें प्राप्त अभिलेखित साक्ष्य से पता चलता है कि इसने दुर्गा देवी का मंदिर यहाँ बनवाया था और वह 871 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन किया। इस प्रकार विजयालय इस वंश का प्रथम शासक था 9वीं शताब्दी के मध्य की अगर चर्चा करें तो। फिर आदित्य प्रथम जो कि विजयालय का पुत्र था 871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक शासन किया। वह भी पल्लव नरेश अपराजित का संबंध था और अपराजित पल्लव जो था वह पांड्यों से इसका हमेशा निरंतर संघर्ष चलता था। तो पल्लव और पांड्यों के बीच एक युद्ध हुआ, श्री पुरम्बियम का युद्ध, जिसमें पल्लवों के साथ था, चूँकि सामंत था आदित्य प्रथम, तो पल्लवों के साथ उसने भाग लिया और इस युद्ध में पांड्यों का एकदम विनाश हो गया और पल्लव विजित रहे। तो अपराजित विजित रहा इस युद्ध में। फिर लेकिन अपराजित जो है वह अपने इस विजय का उपभोग नहीं कर सका क्योंकि आदित्य प्रथम ने इसकी हत्या कर दी और तोंडमल्लम को जीतकर उसे अपने आधिपत्य में ले लिया और पांड्यों के कोंगू प्रदेश को भी छीन लिया। फिर पश्चिम गंगो को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसी तरह वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे चेर कन्या से अपने पुत्र परांतक, चेर वंश की राजकुमारी से परांतक का विवाह किया। इस तरह उसका जो क्षेत्र है विस्तृत हो गया। और हम देखते हैं कि एक अभिलेखित साक्ष्य से कि आदित्य ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर 100 मंदिर का निर्माण कराया था। इस प्रकार चोलों से संबंधित यहाँ तक का ही वर्णन हम आज करेंगे और इसी के साथ प्रकरण को समाप्त करते हैं। और चोल वंश से जो संबंधित चर्चाएं हैं कई भागों में चलेंगे और इसको आप भी जो लेक्चर्स है उसे ध्यान से सुनेंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में आए वो हमसे पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।